हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम हिस्ट्री लेक्चरर यूपी बोर्ड के द्वारा निकाली गई वैकेंसी के हिस्ट्री सिलेबस के ऊपर चर्चा करेंगे। मैं राजेंद्र मौर्य स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने जैनित पॉइंट ऑनलाइन में। और आज की जो हमारी चर्चा रहेगी वो रहेगी हिस्ट्री लेक्चरर, जो कि निकाली गई है यूपी माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के द्वारा, या कहें यूपी माध्यमिक शिक्षा चयन बोर्ड के द्वारा निकली गई है। और विज्ञप्ति चूंकि आ चुकी है और परीक्षार्थी के लिए सबसे जरूरी होता है कि किस तरह से पता होना चाहिए कि किस तरह से हमें कौन कौन से टॉपिक्स को ध्यान में रख के, या कहें हमारे सिलेबस में किन किन चीज़ों को शामिल किया गया है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हिस्ट्री सब्जेक्ट के हम सिलेबस पर चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले बात करें कि हमारे सिलेबस में क्या क्या है। तो देखें, सबसे पहले बात करें, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि इतिहास को मूल रूप से 3 भागों में बांटा गया है, एंशिएंट, मिडाइवल और मॉडर्न में। एंशिएंट हिस्ट्री की बात करें तो एंशिएंट हिस्ट्री में यूपी बोर्ड में जो हमारे हिस्ट्री लेक्चरर्स के लिए जो सिलेबस डाला है वो पूरा ऐतिहासिक संस्कृतियों से शुरू किया है, यानी मानव के उद्भव से लेकर पूर्व पाषाण काल, पाषाण काल से पहले का, फिर मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल और साथ में इनकी विशेषताएं, यानी मानव के उद्भव या कहें प्रागैतिहासिक काल, जिसमें पाषाण काल बहुत बड़ी भूमिका रखता है। इसके बाद सीधा हम देखें तो नवपाषाण काल में मनुष्य के द्वारा जैसे ही कृषि क्रिया शुरू की गई है, मैरगढ़ बलूचिस्तान से जो हमें कृषि के साक्ष्य मिले हैं, यहां से देखें तो इसके बाद हम देखेंगे सीधी फर्स्ट सिविलाइजेशंस ऑफ इंडिया, इट मींस हम बात करेंगे इंडस वैली सिविलाइजेशंस की। यह भी हमारे सिलेबस में दी गई है। और इंडस वैली सिविलाइजेशंस पूरी दुनिया में अपनी प्लानिंग के लिए, अपनी सिटी प्लानिंग के लिए, अपने नगर नियोजन के लिए प्रसिद्ध है। और सिंधु घाटी सभ्यता की अगर देखिए, वर्तमान जीवन में सबसे ज्यादा अगर किसी क्षेत्र को प्रभावित किया है तो वो धार्मिक जीवन ही है। तो धार्मिक जीवन को भी हमारे सिलेबस में डाला गया है और साथ ही साथ सामाजिक जीवन को भी इसमें शामिल किया गया है। विशेष बात क्या है कि सिंधु घाटी सभ्यता का आर्थिक जीवन हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं है। सच्चा परीक्षार्थी या कहें एक सफल परीक्षार्थी, एक अच्छा परीक्षार्थी क्या है, जिसे पता होना चाहिए कि मुझे किन किन टॉपिक्स को ध्यान में रख के किस तरह से मैं अपनी तैयारी के माध्यम से अपने उद्देश्य को सही समय पर, निश्चित समय पर प्राप्त कर सकता हूं। अब पाषाण काल और इंडस वैली सिविलाइजेशंस के बाद अगर देखें तो सीधा बात करें भारत की दूसरी महान संस्कृति वैदिक काल की। अब वैदिक काल की जब हम बात करें तो वैदिक काल चूंकि 2 भागों में है, ऋग्वैदिक सभ्यता और उत्तर वैदिक सभ्यता, तो इसमें पूर्व वैदिक और उत्तर वैदिक काल दोनों है। साथ ही साथ यहां पर हमें यह भी ध्यान रखना होगा कि इस समय के ब्राह्मण साहित्य की भी चर्चा की जाएगी। ब्राह्मण साहित्य भी हमारे सिलेबस का पार्ट है। इसके अलावा सामाजिक दशा, धार्मिक दशा, आर्थिक दशा और राजनीतिक दशा की भी इसमें चर्चा की गई है। यानी वैदिक सभ्यता, जिसके 2 भाग हैं, ऋग्वैदिक सभ्यता और उत्तर वैदिक सभ्यता, पूरे हमारे सिलेबस में शामिल है। इसके बाद देखें, जैसा कि वैदिक सभ्यता है 1500 से 600 ईसा पूर्व, 600 ईसा पूर्व के काल में अगर देखें, भारत में 2 महान धर्मों का उदय हो रहा है, जैन धर्म और बौद्ध धर्म। इसके अलावा भागवत धर्म, शैव धर्म, हिंदू धर्म के पुनर्गठन के लिए शंकराचार्य का क्या योगदान है वो भी हमारे सिलेबस में शामिल किया गया है। तो यानी 600 ईसा पूर्व के आसपास, जिसे महाजनपद काल के नाम से भी जानते हैं, 16 महाजनपद भी हैं, दूसरी नगरीय क्रांति भी कहते हैं, भारत की पहली नगरीय क्रांति जो सिंधु घाटी सभ्यता को कहते हैं। तो यहां पर 600 ईसा पूर्व के जैन धर्म और बौद्ध धर्म, रिलीजियस कंडीशंस को लिया गई, साथ में उस समय के भागवत धर्म की स्थिति, शैव धर्म की स्थिति, हिंदू धर्म के पुनर्गठन, और हिंदू धर्म के पुनर्गठन में शंकराचार्य का क्या योगदान रहा है। चूंकि जैन धर्म और बौद्ध धर्म दोनों ही हिंदू धर्म की या कहें धार्मिक पाखंडों के विरुद्ध या आडंबरों के विरुद्ध प्रकाश में आए हैं, तो हिंदू धर्म को फिर से पुनर्गठित करने के संबंध में शंकराचार्य का क्या योगदान है। चारों दिशाओं में जो 4 पीठ स्थापित की गई है, शंकराचार्य के द्वारा उपनिषदों पर जो टीका लिखी गई है, वो हमारे सिलेबस में शामिल है। फिर इसके बाद देखें तो महाजनपद काल सिलेबस का पार्ट नहीं है, लेकिन मगध का उत्कर्ष, और मगध का उत्कर्ष हम इस सिलेबस में देखेंगे यूपी लेक्चरर्स हिस्ट्री पोस्ट में। यहां पर हमारे सिलेबस में शामिल किया गया है मौर्य डायनेस्टीज या कहें मौर्य साम्राज्य, जो कि इस पूरे भारत का प्रथम अखिल भारतीय साम्राज्य है। इसमें मौर्यों के राजनीतिक इतिहास, जिसमें चंद्रगुप्त मौर्य से लेकर अशोक तक का राजनीतिक इतिहास देखना है। फिर इसके बाद में हमें अशोक का मूल्यांकन करना है। अशोक जो कि अपने समय का एक प्रसिद्ध पहला ऐसा शासक रहा है जिसने युद्ध के स्थान पर धम्म की बात कही है, तो हमें यहां पर अशोक का मूल्यांकन करना है, उसकी धम्म की नीति को भी देखना है, साथ ही उस समय के सामाजिक और सांस्कृतिक दशा को भी जानकारी देखनी है। समाज और उस समय के सांस्कृतिक पक्षों की चर्चा करेंगे, यानी अशोक के द्वारा धम्म के प्रचार प्रसार के लिए जितने प्रयास किए गए हैं उन सब की हम चर्चा करेंगे। फिर बात करें गुप्त राजवंश की, तो गुप्त राजवंश को अगर देखें तो इस समय के राजनीतिक इतिहास को, यानी श्रीगुप्त से लेकर
श्रीगुप्त से लेकर अगर हम देखें तो सीधा गुप्त वंश के अंतिम राजा विष्णुगुप्त तक का हम चर्चा करेंगे। इसके अलावा गुप्त काल की कला जो अपने समय की एक बहुत ही प्रसिद्ध कला रही है, आर्किटेक्चर को देखें जिसमें हम अजंता की गुफाओं की भी चर्चा करेंगे। साथ ही इस काल में अगर देखें तो गांधार और मथुरा कला को भी विशेष ध्यान में रखना है। साथ ही गुप्त वंश को देखें तो इस काल को भागवत धर्म के पुनरुत्थान का काल कह सकते हैं। दर्शन भी इसका पार्ट है और समाज भी इसे देखना है। गुप्तोत्तर काल की बात करें तो गुप्तोत्तर काल में गुप्तों के बाद अगर देखें तो हर्षवर्धन हमारे सिलेबस का पार्ट है। हमारे सिलेबस में हर्षवर्धन है। साथ ही इस समय के अगर आर्थिक और सामाजिक जीवन ये भी आए हैं हमारे साथ में हमारे सिलेबस में कि इस काल तक आते आते गुप्तोत्तर काल में आर्थिक और सामाजिक क्षेत्र में क्या क्या परिवर्तन हो चुके हैं। फिर बात करें दक्षिण भारत के राजवंश की तो यूपी हिस्ट्री लेक्चरर एग्जाम्स में हमें विशेष रूप से ध्यान रखना है, संगम वंश हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं है। और साउथ इंडिया के जब हम इतिहास को देखेंगे तो ये सीधा चोल वंश से स्टार्ट है। और राजनीतिक इतिहास चोलों का, साथ में चोल एडमिनिस्ट्रेशन जिसमें चोलों का स्थानीय स्वशासन जो कि पूरी दुनिया में आज भी अनुकरणीय है। उत्तर भारत की राजनीतिक एवं सामाजिक स्थिति की चर्चा करनी है 800 से 1200 ईस्वी के मध्य। विशेष संदर्भ में 800 से 1200 ईस्वी के मध्य अगर देखें तो उत्तर भारत की राजनीतिक और सामाजिक स्थिति की चर्चा करनी है। चोल वंश तो है ही, चोल वंश का राजनीतिक इतिहास और चोल प्रशासन ये दो ही हमारे सिलेबस में शामिल हैं। लेकिन साथ ही अगर देखें तो उत्तर भारत की राजनीतिक स्थिति ये जो काल है 8वीं से 12वीं सदी या कहें राजपूत युग, जिसमें डॉक्टर ईश्वरी प्रसाद ने राज्यों के अंदर राज्य की स्थिति बताई है, छोटे छोटे राज्यों का उदय हो रहा है, तो इस समय की आर्थिक और सामाजिक स्थिति की चर्चा करनी है। साथ ही साथ देखें तो इस समय के राजनीतिक राजवंशों की भी चर्चा करनी है, ये हमारे सिलेबस में शामिल है। प्राचीन भारत के इतिहास की बात करें तो प्राचीन भारत का इतिहास हमारे 600 से 800 ईस्वी के आर्थिक और राजनीतिक परिवर्तनों तक डाला गया है। बात करें तुर्क आक्रमण, यानी अब बात करें मिडाइवल इंडिया या मध्यकालीन भारत के इतिहास की, तुर्क आक्रमणों की बात करें तो भारत पर महमूद गजनवी के आक्रमणों को शामिल किया गया है। इसके बाद सीधा मोहम्मद गोरिये, यानी हमारे सिलेबस में मोहम्मद बिन कासिम हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं है। फिर दिल्ली सल्तनत की स्थापना, कुतुबुद्दीन ऐबक, और कुतुबुद्दीन ऐबक की स्थापना के साथ ही हम देखते हैं दिल्ली सल्तनत जो कि 5 राजवंशों के रूप में चलेंगे, गुलाम वंश, खिलजी वंश, बात करें तुगलक वंश और सैयद और लोधी वंश की। तो इस समय देखें तो कुतुबुद्दीन ऐबक का तो मूल्यांकन करना ही है उसकी उपलब्धियों के परिप्रेक्ष्य में। वहीं इल्तुतमिश ने सल्तनत को किस तरह से मजबूत किया है, उसकी एकता प्रणाली, उसका एडमिनिस्ट्रेशन सुधार, उसकी मुद्रा व्यवस्था, ये भी हमारे सिलेबस में डाले गए हैं। फिर रजिया सुल्ताना का मध्यकालीन भारतीय इतिहास में महत्व, रजिया सुल्ताना जो कि भारत की प्रथम महिला मुस्लिम शासिका है, वो भी हमारे सिलेबस का पार्ट है। इसके बाद सीधा बलबन की प्रारंभिक कठिनाइयां और बलबन का राजत्व सिद्धांत जो कि बलबन ने बताया है। बलबन कहता है कि मैं जब किसी निम्न तुच्छ व्यक्ति को देखता हूं तो मेरा हाथ तलवार की मूठ पर चला जाता है। तो बलबन का राजत्व सिद्धांत भी इसमें शामिल है। फिर सीधा है खिलजी क्रांति। क्रांति शब्द बताता है कि किस तरह का परिवर्तन आया है। परिवर्तन दो तरह से, वैचारिक और शस्त्र का। तो यहां पर ये खिलजी क्रांति ही वैचारिक क्रांति है और उसका महत्व। साथ ही साथ हमें अलाउद्दीन खिलजी जो कि कहें कि इस दिल्ली सल्तनत का सबसे शक्तिशाली राजा भी कह सकते हैं जिसको, तो इसका साम्राज्य विस्तार हमारे सिलेबस में, इसकी विजय उत्तर भारत की विजय और दक्षिण भारत की विजय, साथ ही इसके द्वारा अपनाई गई प्रसिद्ध नीतियां, बाजार नियंत्रण प्रणाली, भूराजस्व सुधार और साथ ही इसकी साउथ पॉलिसी, ये भी हमारे सिलेबस का पार्ट है। फिर देखें खिलजी वंश के बाद में तो तुगलक वंश है जिसमें गयासुद्दीन तुगलक, उसका जीवन चरित्र और उसकी उपलब्धियां। फिर बात करें मोहम्मद बिन तुगलक जो विरोधाभासी गुणों का सम्मिश्रण कह सकते हैं, उसकी विभिन्न योजनाएं जो कि इतिहास में काफी प्रसिद्ध है। फिर मोहम्मद बिन तुगलक का समीक्षात्मक मूल्यांकन करना है कि उसकी जो नीतियां बनाई गई है, उसकी जो पॉलिसीज बनाई गई है वो सही है या गलत है, इसका मूल्यांकन करना है। फिर फिरोज शाह तुगलक है हमारे कोर्स में, और तैमूर आक्रमण यानी तैमूर का भारत पर आक्रमण और उसके आक्रमण का क्या प्रभाव पड़ा है। साथ ही बहमनी राजवंश और विजयनगर राजवंश है, सैयद और लोधी वंश है। इसके अलावा मुगल वंश, बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब, या इनके राजनीतिक इतिहास की चर्चा करें। यानी देखें तो 1526 से लेकर बाबर से लेकर 1707 तक का राजनीतिक इतिहास हमारे सिलेबस में डाल रखा है। फिर सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक दशा, मुगल साम्राज्य के परिप्रेक्ष्य में सामाजिक दशा, राजनीतिक दशा, आर्थिक और सांस्कृतिक दशा। और सांस्कृतिक को जब हम देखेंगे तो इस समय जीवन के विविध पक्षों में, कला के विभिन्न पक्षों में, साहित्य के क्षेत्र में, कला के क्षेत्र में, संगीत कला, चित्रकला, ललित कला के क्षेत्र में भी मुगल साम्राज्य को देखना है। फिर बात करें मुगल साम्राज्य का पतन के लिए कौन कौन से कारण जिम्मेदार रहे हैं। इसके अलावा मराठों का उदय, और मराठों का ये जो उदय हो रहा है छत्रपति शिवाजी के नेतृत्व में, उनका जीवन चरित्र और उनकी उपलब्धियां हमारे मध्यकालीन भारत के इतिहास में हिस्ट्री लेक्चरर यूपी बोर्ड के परीक्षा के सिलेबस में शामिल किया गया है।
आधुनिक कालीन भारतीय इतिहास की बात करें, मॉडर्न इंडिया के इतिहास की बात करें कि सिलेबस में क्या क्या डाल रखा है, तो इसकी शुरुआत हो रही है भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के आगमन से। और भारत में ब्रिटिश शासन के राजनीतिक और आर्थिक प्रभाव, राजनीतिक क्या इंपैक्ट रहे हैं, साथ में इकोनॉमिक इंपैक्ट कि भारत में किस तरह से कृषि का वाणिज्यीकरण हुआ है, किस तरह से धन निष्कासन का सिद्धांत रहा है, क्या भारतीय उद्योगों पर प्रभाव रहा है, कृषि किस तरह से समाप्त हुई है, इन सब की हम चर्चा करेंगे। साथ ही 1857 का रिवोल्ट, 1857 की क्रांति के कारण, उसके स्वरूप और परिणाम। किसी भी एग्जाम को देखें इतिहास की दृष्टि से तो 1857 की क्रांति का अपना एक बड़ा ही महत्वपूर्ण रोल रहता है। इसके अलावा 19वीं शताब्दी में बहुत से पुनर्जागरण और सामाजिक सुधार आंदोलन हुए हैं, जिसमें हमारे ब्रह्म समाज, आर्य समाज, रामकृष्ण मिशन, थियोसॉफिकल सोसाइटी आदि के हमें चर्चा को देखना है। साथ में हमें अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय और अहमदिया आंदोलन को भी ध्यान में रखना है, सिख सुधार आंदोलनों को भी देखना है, साथ ही दलित सुधार आंदोलन भी देखने हैं। स्वामी दयानंद सरस्वती, राजा राम मोहन राय, अरविंद घोष, एनी बेसेंट, रविंद्रनाथ टैगोर, राष्ट्रीय आंदोलन। और यहां से अगर देखें सामाजिक सुधार आंदोलनों के बाद तो राष्ट्रीय आंदोलन जिसकी शुरुआत मानते हैं हम 1885 में, कांग्रेस की स्थापना से लेकर देखें तो स्वतंत्रता संग्राम में महात्मा गांधी की भूमिका, यानी 1885 से लेकर 1947 तक का जो काल है वो पूरा का पूरा हमारे सिलेबस में दे रखा है। तो महात्मा गांधी का इसमें क्या योगदान है? स्वतंत्रता की प्राप्ति, देश का विभाजन, जो पार्टीशन हुआ है, देश को आजादी तो मिली, भारत दुनिया का एकमात्र ऐसा देश है जिसको आजादी तो मिली है लेकिन विभाजन के साथ मिली है। साथ ही बात करें कि विभाजन के लिए कौन कौन सी परिस्थितियां उत्तरदायी है, सांप्रदायिकता और उस तरह की नीतियां किस तरह से उत्तरदायी रही है, क्या मुस्लिम लीग को अकेले को ही जिम्मेदार ठहरा सकते हैं, वो भी हमें सिलेबस को ध्यान में रखना है। साथ ही देखें तो उसके बाद का, यानी आजादी के बाद से लेकर सन 2000 तक का इतिहास हमारे सिलेबस में शामिल किया गया है। तो ज़ैनित आप सबके लिए लाया है इस हिस्ट्री सिलेबस को बहुत ही अच्छे और बहुत ही उपयोगी परीक्षा की दृष्टि से, एक ऐप के माध्यम से जिसमें आप सबको इन सब के वीडियोस तो मिलेंगे ही, साथ में आपको परीक्षा की दृष्टि से इन सब से जुड़े हुए आपको नोट्स और साथ ही आपको इन सब से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न भी आपको उपलब्ध होंगे पीडीएफ्स के रूप में भी। साथ ही आपको समय समय पर इसके टेस्ट भी, क्वेश्चन पेपर भी आपको मिलेंगे जिसका आप बेहतर तरीके से उपयोग कर सकते हैं। और सही तरीके से उपयोग करते हुए ही हमने जीवन में अपने मनचाही स्थिति को या कहें मनचाहे लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। और वैसे भी इतिहासकार का उद्देश्य यही होता है, इतिहास का अध्ययन वर्तमान परिप्रेक्ष्य में करना। और वर्तमान परिप्रेक्ष्य क्या कह रहा है कि हमने जो अब तक सीखा है उसको सही ढंग से काम में लेना। तो ज़ैनित आपके लिए लाया है, एक बहुत ही यूजफुल ऐप है, आप सबके लिए है, आप इसे काम में लें और साथ ही आप अपने भविष्य का सुनहरे मार्ग को तैयार कर सकते हैं। हम आप सबके लिए लाए हैं, आपको विश्वास करना है और साथ ही साथ आपको इस ऐप पर आपको समय समय पर टेस्ट सीरीज, समय समय पर आपको नोट्स और साथ ही समय समय पर आपको क्वेश्चंस बैंक्स भी मिलेंगे। तो आशा है आज के सिलेबस की चर्चा में इतना ही, मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए नमस्कार।